हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया, चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम आ गए अपने सेकंड वीडियो लेक्चर पे। आज हम आ गए अपने सेकंड वीडियो लेक्चर। चैप्टर का नाम क्या है? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। क्या नाम है? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। आज इस चैप्टर में हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। हम 5 क्वेश्चंस पहले कर चुके हैं, कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस पढ़ चुके हैं। आज हम अपनी 6th डेफिनेशन पे आ गए, दैट इज कॉल्ड एसेट्स। आओ जी, पहले मेरी भाषा में समझते हैं, फिर बुक की लैंग्वेज से रीड कर लेंगे कि बुक क्या कहती है। मैं कहता हूं कि एसेट क्या है? मैं कहता हूं एसेट हर वो चीज है जो मेरे को मेरे बिजनेस करने में बेनिफिट देती है। एसेट हर वो चीज है जो मुझे मेरा बिजनेस करने में प्रॉफिट कमा के देती है। एसेट हर वो चीज है जो मुझे प्रॉफिट कमाने में हेल्प करती है। एसेट हर वो चीज है जिसकी मॉनेटरी वैल्यू है, जिससे मेरा बिजनेस और बढ़ता है, जिससे मेरा बिजनेस स्मूथ चलता है, जिससे मेरी कॉस्ट कम हो जाती है। हर वो चीज मेरी एसेट है। बात समझ रहे हो? तो एसेट क्या है? जो चीज मेरी है, ओन्ड करता हूं, कंट्रोल करता हूं, मैनेज करता हूं मेरे द्वारा, दैट इज कॉल्ड एसेट। और मेरे को मेरा बिजनेस करने में हेल्प करती है, मेरे को मेरा प्रॉफिट कमा के देने में हेल्प करती है, वो मेरी एसेट है। आओ जी, कितने टाइप की एसेट होती है? 3 टाइप की होती है बेसिकली। करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, फिक्टिशियस एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स, सर वो एसेट जो करंट एसेट नहीं है। करंट एसेट, सर जो नॉन करंट नहीं है। नहीं, वही वाली बात दोबारा से। जिस करंट एसेट, जिस एसेट को आप कैश में कन्वर्ट कर लोगे, कितने महीने के अंदर अंदर? 12 महीने के अंदर अंदर, या ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में। 2 टर्म्स हैं, 12 मंथ्स और ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। 12 महीने या ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में जब आप किसी एसेट को कैश में कन्वर्ट कर लोगे तो वो आपकी कहलाएगी करंट एसेट्स। यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे तो वो क्या कहलाएगी? नॉन करंट एसेट्स। मेरे हिसाब से ऐसा है। बुक से पढ़ते हैं और बुक की बात को भी समझने की कोशिश करते हैं। आओ जी, क्या कहती है बुक? पढ़ते हैं जी। ये रहा आपके सामने, क्या कहता है? असेट्स आर द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। असेट हर वो चीज है जो आपको बेनिफिट दे रही है और फ्यूचर में भी सालों साल देती रहेगी। एसेट है, इकोनॉमिक बेनिफिट है, राइट है, विच आर ओन्ड, जिसको मैं ओन्ड करता हूं, कंट्रोल करता हूं, मैनेज करता हूं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा। जिस भी चीज को, जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू है, जो आपके बिजनेस में आपको प्रॉफिट कमाने में हेल्प करती है, जिसको आप ओन्ड करते हो, मैनेज करते हो, कंट्रोल करते हो, वो क्या कहलाएगी? आपकी एसेट कहलाएगी। पर उसकी साथ साथ इकोनॉमिक वैल्यू होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इकोनॉमिक वैल्यू। यदि उस चीज की इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है तो आप उसको एसेट में कंसीडर नहीं कर सकते। मेरे साथ मेरे मां बाप का आशीर्वाद है जो मैं आज यहां तक पहुंचा हूं। वो पूछ रहा है, सर कहां पहुंच गए? इधर आ जा बेटा, इधर देख, ध्यान से देख। हर टाइम मजाक के मूड में रहता है, इधर देख ध्यान से। हाँ जी, मेरे कहने का मतलब है कि मेरी तरक्की के पीछे मेरे माँ बाप का आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स हैं। क्या वो मेरी एसेट्स है? हाँ सर, मेरे लिए सबसे बड़ी एसेट तो वही है। पर मैं उसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, अपनी बैलेंस शीट में एसेट साइड शो नहीं कर सकता। एसेट साइड शो नहीं कर सकता क्योंकि कोई उसकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता मेरी मम्मी का आशीर्वाद 20 लाख का और पापा का 50 लाख का। ऐसे कह सकते हो आप? ठीक है, आओ जी पढ़ते हैं आगे। और असेट्स आर द प्रॉपर्टी और लीगल राइट। कह रहा है असेट एक प्रॉपर्टी और लीगल राइट है, ओन्ड बाय इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल के द्वारा या किसी कंपनी के द्वारा, जिसकी कोई विच हैविंग अ मॉनेटरी वैल्यू कैन बी अटैच, जिसके साथ उसकी कोई ना कोई मॉनेटरी वैल्यू अटैच होगी। वही बात जो मैंने आपको समझाई। फिर वो कह रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ असेट्स, वो यही बता रहा है। क्लासिफिकेशन ऑफ असेट्स में वो आपको बता रहा है कि नॉन करंट एसेट्स होती है, करंट एसेट्स होती हैं और साथ में क्या होती हैं? फिक्टिशियस एसेट्स होती हैं। आगे नॉन करंट एसेट्स आगे 2 होती हैं, मैं आपको बताना भूल गया। नॉन करंट्स आगे 2 होती हैं, एक होती है टेंजिबल और एक होती है इनटेंजिबल। एक कौन सी होती है बेटा? टेंजिबल। और दूसरी कौन सी होती है? टेंजिबल। टेंजिबल कौन सी होती है? विच कैन बी सीन एंड टच, जिसको देखा और छुआ जा सकता है। इनटेंजिबल, जिसको देखा और छुआ नहीं जा सकता, बट कैन फील इट। बट कैन फील इट, फील कर सकते हो। सर कैसे फील कर सकते हो? टेंजिबल विच कैन बी सीन एंड टच, और इंटेंजिबल विच कैन नॉट बी सीन एंड टच बट फील इट। सर कैसे फील करोगे? हमें बताओ कि हम इसको कैसे फील करें।
सर आप हमें बताओ कि इसको हम कैसे फील करें। मैंने कहा बेटा बहुत आसान तरीका है, जैसे आप अपनी रेपुटेशन फील करते हो, एप्पल को फील होती है कि भाई साहब उतने ही सेम फीचर वाला फोन ओप्पो, वीवो, MI 30-35 हजार से ऊपर का नहीं बेच पाते और हम लोग 1.25 लाख का बेच देते हैं। गुलाब को लगता है कि भाई अग्रवाल स्वीट बीकानेर वाले काजू कतली 400, 500, 600 से ऊपर की नहीं बेच पाते, हम लोग 900 से 1000 से 1200 रुपए किलो तक बेच लेते हैं। मेरे को भी लगता है जनरली लोग 8000, 10,000, 12,000 फीस ले सकते हैं, मैं 20,000 ले लेता हूं। तो रेपुटेशन, गुडविल, एफर्ट्स, ये सब क्या आपकी बेटा इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, सॉफ्टवेयर्स, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, सॉफ्टवेयर्स, टाइटल्स, मार्कशीट्स और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं किस चीज के, इंटेंजिबल असेट्स के। टेंजिबल के एग्जांपल्स क्या है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स, इक्विपमेंट्स, क्या क्या, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, इक्विपमेंट्स, ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं, टेंजिबल असेट्स के। टेंजिबल नॉन करंट असेट्स, टेंजिबल के वो असेट जो आपको बेनिफिट देगी 1 साल से ज्यादा या ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड से ज्यादा, वो क्या कहलाएगी, नॉन करंट एसेट। क्या कहलाएगी, नॉन करंट एसेट। आओ जी पढ़ना शुरू करते हैं बुक में से, क्या कहता है ये, कह रहा नॉन करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर हेल्ड बाय द एंटरप्राइज, विच आर हेल्ड बाय द एंटरप्राइज और एंटिटी और एंटरप्राइज नॉट विद द पर्पस, इस पर्पस के लिए नहीं खरीदे कि बेच देंगे, फॉर रीसेल बट टू हेल्ड आइदर एज इन्वेस्टमेंट, ये तो इन्वेस्टमेंट के तौर पर रखेंगे, और टू फैसिलिटेट करेंगे बिजनेस ऑपरेशंस को, फैसिलिटेट करेंगे किसको, बिजनेस ऑपरेशंस को। ये वो चीजें हैं, नॉन करंट एसेट्स वो चीजें हैं जिनको मैंने खरीदा है बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए, बिजनेस में प्रॉफिट कमाने के लिए, ना कि बेचने के लिए। ये मुझे मेरा बिजनेस कमाने में, बिजनेस करने में हेल्प करेंगी। ये DSLR जिससे मैं शूट कर रहा हूं, ये माइक बोया का जो मेरे पास है, ये बोर्ड, ये AC, यहां पड़ा हुआ सारा फर्नीचर, ये पूरा स्टूडियो हमारा, ये सारे का सारा बेटा क्या है, ये सारे का सारा क्या, मेरी एसेट्स है। मुझे किसी ने आगे कहा ये DSLR मुझे दे दो, मैं कहा भाई बेचने के लिए नहीं खरीदा, इस्तेमाल करने के लिए खरीदा है कि इससे हम क्लास शूट करके बच्चों को प्रोवाइड कर सके और उनसे फीस चार्ज कर सके। ये DSLR मेरे काम आ रहा है, मुझे प्रॉफिट कमाने में हेल्प कर रहा है, मुझे प्रॉफिट कमाने में हेल्प कर रहा है। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं बच्चों? बच्चे कह रहे हैं यस सर, हम आपकी बात को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। मैंने कहा बेटा आओ फिर आगे चलते हैं। क्या कहता है ये, कहता है इन अदर वर्ड्स दोज असेट्स आर हेल्ड बाय द बिजनेस फ्रॉम नहीं वर्ड है, वो फॉरवर्ड है, फॉर अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। हम खरीदते हैं लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, ये नहीं कि बस थोड़ा टाइम इस्तेमाल करके हमारे काम नहीं आएगी या बेच देंगे, ऐसे नहीं। यदि मैंने टेबल, बोर्ड, मार्कर, ये बिल्डिंग, ये DSLR, ये स्टैंड, ये AC, ये टीवी, ये कंप्यूटर, ये माइक, ये सब चीजें एसेट्स परचेज करी हैं तो इस पर्पस से करी है कि मैं इसे बिजनेस में सालों साल इस्तेमाल करूंगा, ना कि इसलिए कि कुछ टाइम यूज करके फेंक दूंगा या मेरे काम में नहीं आएगी। समझ रहे हो मेरी बात को बेटा? बच्चे कह रहे हैं यस सर। मैंने कहा चलो एग्जांपल पढ़ते हैं। फिक्स एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आर द एग्जांपल्स। ठीक है, छोड़ दो, ये एग्जांपल हमारे काम के नहीं है। आगे बढ़ते हैं। टेंजिबल एसेट्स, किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं बेटा? हम टेंजिबल एसेट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्या कहती है टेंजिबल एसेट्स? टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स, कह रहा है टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिनकी क्या है बेटा? फिजिकल एग्जिस्टेंस है। दे कैन बी सीन एंड टच, देखे और छुए जा सकते हैं। मैंने भी यही कहा, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर, फर्नीचर, ये सब एग्जांपल्स हैं। दूसरा है इंटेंजिबल एसेट्स। क्या बेटा? इंटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन नॉट बी सीन एंड टच, जिसको देखा और छुआ नहीं जा सकता। दे डू नॉट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, उनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। एग्जांपल है इसके गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। ठीक है जी, ये हमारी क्या खत्म हो गई बेटा? नॉन करंट एसेट्स खत्म हो गई। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी करंट एसेट्स। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? अपनी करंट एसेट्स पढ़ने जा रहे हैं। आओ जी पढ़ते हैं। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर हेल्ड बाय द एंटरप्राइज।
किस एंटरप्राइज की होती हैं, विद द पर्पस, किस पर्पस से, ऑफ कन्वर्टिंग देम इनटू अ कैश, जिसे आप कैश में कन्वर्ट कर लोगे विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ 1 ईयर, विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ 1 ईयर, जिसको आप कैश में कन्वर्ट कर लोगे 1 साल के अंदर अंदर, दैट इज 12 महीने, या ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, और वो हमें पता है कि ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड क्या होती है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। एग्जांपल है इसके, स्टॉक, डेटर, बीआर, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक आर द एग्जांपल्स ऑफ करंट एसेट्स। आगे चलते हैं बेटा, फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस को हिंदी में बोलते हैं झूठ मूठ की एसेट। कौन सी एसेट बोलते हैं बेटा? झूठ मूठ की एसेट। कहने का मतलब झूठ मूठ की एसेट्स को कहने का मतलब वो एक्सपेंस और लॉसेस, ये जनरली एसेट वेसेट नहीं होते, ये एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं। मैं आपको बता देता हूं, एसेट्स के भी डेबिट बैलेंस होते हैं और एक्सपेंस लॉसेस के भी डेबिट बैलेंस होते हैं। इसलिए ये वो फिक्टिशियस का मतलब होता है झूठ मूठ एसेट, वो एक्सपेंस और लॉसेस जो अभी तक हो तो गए, जिनका बेनिफिट भी नहीं मिला और जिनको हमने अभी तक अपने अकाउंट्स में से राइट ऑफ नहीं किया। सर आपने ये क्या नया वर्ड बोल दिया, राइट ऑफ नहीं किया? बेटे आगे चल के समझाऊंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। वो खर्चा जो हो गया, जिसका बेनिफिट खत्म हो गया, या नुकसान था, या बेनिफिट मिला ही नहीं, फिर भी हमने उस खर्चे को अभी अपनी असेट बना के छोड़ा हुआ है। कह रहे हैं इसको खर्चा बाद में कंसीडर करेंगे, इस खर्चे को खर्चा बाद में मानेंगे, अभी सिर्फ इसको झूठ मूठ की असेट बना के छोड़ दो, अभी इसको झूठ मूठ की असेट बना के छोड़ दो। सर उदाहरण दो। बेटा हमने एडवर्टीजमेंट करी, बहुत हैवी एडवर्टीजमेंट करी, 10 करोड़ रुपए खर्च कर दिए भाई, 10 करोड़ रुपए। लो कर लो बातें। हमें लगा कि इस एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट हमें 10 साल तक मिलेगा, 10 करोड़ रुपए हमने एड पे लगाया है, तो इसको इसे एसेट मान लेते हैं, क्योंकि इस चीज का बेनिफिट हम इस्तेमाल करेंगे आने वाले 10 साल में, तो इसे हम एसेट मान लेते हैं। एक्चुअली में ये एडवर्टीजमेंट का हमें कोई इफेक्ट ही नहीं मिला, कोई बेनिफिट ही नहीं मिला, कोई इस्तेमाल ही नहीं आया, नुकसान हो गया 10 करोड़ रुपए सीधा हमारा, पर हमने इसको अभी अपना खर्चा नहीं माना। अभी तक हम इसको अपनी क्या मान के बैठे हैं? असेट मान के बैठे हैं। तो ये कौन सी एसेट कहलाएगी? फिक्टिशियस एसेट्स कहलाएगी। बेटा बोलने के लिए मेरे पास इस टॉपिक में ना लगभग एक पूरा घंटा है कि मैं आपको फिक्टिशियस एसेट्स पे ही लेक्चर देता रहूं। मेरे पास बहुत कुछ है समझाने और बताने के लिए, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बट आप अभी बहुत छोटी क्लास में हो, जैसे जैसे बड़े होगे तो मैं आपको इन चीजों के बारे में बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना सा समझ लो, वो सब एक्सपेंस और लॉसेस जो अभी तक हमने मानने से मना कर रखा है, हम उन्हें अभी भी क्या मान के बैठे हैं कि असेट है। देखो एक भावनात्मक बात करता हूं, हालिका बड़ी बुरी है। जब किसी के घर में डेथ वेथ होती है तो देखते हैं वो बॉडी जो होती है, बॉडी नहीं वो उस टाइम भी बोल रहे होते हैं, वो नहीं मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, मेरे दादा है, मेरी दादी है, मेरी नाना है, मेरी नानी है, नहीं नानी को मत लेके जाओ, नानी को मत लेके जाओ। उस टाइम पे ना सब रिलेशन खत्म हो चुके हैं। उस टाइम पे वो सिर्फ एक बॉडी है। जब भी किसी का फोन आता है तो पूछते हैं बॉडी ले आए। अब वो नाम नहीं है, अब वो दादा दादी नाना नानी मम्मी पापा बुआ मासी नहीं है, अब वो क्या है? सिर्फ एक बॉडी है। उसी प्रकार से क्या है भैया, ये वो एक्सपेंस और लॉस है जो खत्म हो गया, पर हमने इसको भी मानने से अभी हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, अभी हम इसे झूठ मूठ की एसेट ही बोल रहे हैं। एक्चुअली में हमारा क्या है? ये लॉस है। क्या है हमारा एक्चुअली में? क्या है बेटा? ये एक लॉस है। अब इस बात को समझ रहे हो? बच्चे कह रहे हैं हाँ सर हमें आपकी बात समझ आ गई कि हम अभी मान नहीं रहे खर्चा और लॉस है, हम इसको अभी भी अपने दिल से लगा के बैठे हैं और कह रहे हैं असेट है। पर ये कैसी एसेट है? झूठ मूठ की एसेट। एसेट नहीं है, ये तो एक लॉस है, ये तो एक लॉस है। आगे चलते हैं जी, पढ़ते हैं इसके बारे में। fictitious assets are those assets which are neither tangible or tangible, ना टेंजिबल है ना इंटेंजिबल है।
दे कह रहे देयर लॉसेस नॉट टू बी राइट ऑफ इन द ईयर दे हैव बीन इनकर्ड, मतलब वो कहना यही बात कहना चाह रहा है कि वो एक्सपेंस और लॉसेस हैं जो अभी तक हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से अभी तक कैंसिल आउट नहीं हुए, खत्म नहीं हुए, राइट ऑफ नहीं हुए। सर ये राइट ऑफ वर्ड क्या है? मैंने कहा बेटा आगे चल के समझाऊंगा कि राइट ऑफ करना किसे कहते हैं। ठीक है जी, आओ जी, यहां तक हमको सबको समझ आ गया। बच्चे कह रहे हैं सर एग्जांपल दो। मैंने कहा बेटा अभी आपके लिए सिर्फ एक एग्जांपल है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। बाकी और बहुत सारे एग्जांपल हैं जो हम 12th क्लास में चल के पढ़ेंगे, वो सब यदि मैं आपको एग्जांपल अभी दे देता हूं तो आपको समझ नहीं आएंगे। बच्चे कह रहे हैं दे के दिखाओ, मैं कहा सुनो फिर लिखो, सुनो। डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, प्रीमियम पेबल ऑन द रिडम्पशन ऑफ, प्रीमियम पेबल ऑन द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एंड अदर सिक्योरिटीज। क्या बोल रहे हो सर, हमारे तो सब कुछ ऊपर से जा रहा है। तभी तो कह रहा था मैं नहीं बोल रहा बेटा, मैं उतना ही बोलता हूं, उतना ही बताता हूं जितना आपके लिए रेलेवेंट है, जितना आपके लिए रेलेवेंट है, जिस बात को आप डाइजेस्ट कर सकते हो, जिस बात को मैं समझा सकता हूं। जो आगे 12th की बातें हैं, ग्रेजुएशन की बातें हैं, वो कभी कभी हल्की हल्की आ जाती हैं, तो वो वहां समझानी मुश्किल है, उनको हल्का सा कुछ कुछ टाइम के लिए एक्सेप्ट कर लो। धीरे धीरे जब हम चीजों को पढ़ेंगे तो हमें चीजें सारी क्लियर होने लगेंगी, समझ आने लगेंगी। गॉट इट? बच्चे कह रहे हैं यस सर। मैंने कहा चलो जी, ये क्वेश्चन हमारा 6 क्वेश्चन यहां पे आगे क्या हो गया बेटा, खत्म हो गया। अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 7, रिसिप्ट्स। रिसिप्ट मतलब पैसे का आना। दो टाइप की होती है, एक होती है रिवेन्यू रिसिप्ट और एक होती है कैपिटल रिसिप्ट। कैसे रिसिप्ट होती है बेटा, कैसे रिसिप्ट होती है बेटा? एक होती है रिवेन्यू रिसिप्ट, एक होती है कैपिटल रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है जो में डे टू डे ऑपरेटिंग एक्टिविटी करके पैसा मिलता है, वो पैसा जो बार बार मिलता है, वो पैसा जो रेकरिंग इन नेचर है। क्या है बेटा? रेकरिंग इन नेचर, जो बार बार हमें पैसा मिल रहा है, वो है रिवेन्यू रिसिप्ट। रेकरिंग इन नेचर, it is generated from the operating activity, it is generating from the day to day activity. कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट जो रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है, वो रिसिप्ट जो वंस इन अ वाइल, सालों में कभी एक बार मिलती है, जो ऑपरेटिंग बिजनेस से जनरेट नहीं हुई, जो ऑपरेटिंग बिजनेस से जनरेट नहीं हुई। बच्चे पूछ रहे हैं सर इसका एग्जांपल दो। मैंने कहा रिवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट है जैसे गुड्स बेच के पैसे मिल रहे हैं, सर्विसेज दे के पैसे मिल रहे हैं, रेंट मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, ये सब रेकरिंग इन नेचर है, बार बार मिलते हैं, बार बार पढ़ाते हैं बच्चे को, बार बार पैसे मिलते हैं, बार बार पढ़ाते हैं, बार बार पैसे मिलते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट जो होती है उसके अगेंस्ट जो आप गुड्स या सर्विसेज देते हो उसका पीरियड 12 महीने होता है, उसका पीरियड 12 महीने होता है। मैं आपसे इस साल फीस ले रहा हूं और इसी साल आपको सर्विसेज दे दूंगा, इसी साल आपको सर्विसेज पूरी 11th पढ़ा के खत्म कर दूंगा मार्च 2021 से पहले। इसलिए क्या कहलाएगी? रिवेन्यू रिसिप्ट। क्या कहलाएगी बेटा? रिवेन्यू रिसिप्ट। रेकरिंग इन नेचर है, बार बार मिल रही है, हर साल मिल रही है, फीस मिल रही है। गुड्स बेच के आपके पापा यदि बिजनेस कर रहे हैं तो गुड्स बेच के जो पैसा मिल रहा है वो क्या है बेटा? रिवेन्यू रिसिप्ट। क्या है बेटा? वो रिवेन्यू रिसिप्ट। रेंट मिलता है, मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीद रखी है, उसका हर महीने रेंट आता है, इंटरेस्ट मिलता है बैंक से मुझे, डिविडेंड मिलता है। सर डिविडेंड क्या होता है? जब हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो हर साल कंपनी हमें प्रॉफिट का एक हिस्सा देती है, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। आगे चलते हैं। कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है? जो रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं होती, जो हमें रोज रोज नहीं मिलती, जो वंस इन अ वाइल मिलती हैं। जो कैसे मिलती है बेटा? वंस इन अ वाइल, कभी कभी मिलती हैं। जैसे बैंक से लोन लेके, हर साल ही बैंक से लोन ले लेते हो क्या? नहीं ना, तो बैंक से लोन लिया तो क्या कहलाएगी? कैपिटल रिसिप्ट। आपने बिल्डिंग बेची, पैसा आया, दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट। समझ रहे हो? चलो जी आओ अब इसको रीड करना शुरू करते हैं आप लोगों के लिए। क्या कहता है? रेवेन्यू रिसिप्ट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, रिसीव और रिसीवेबल इन द normal course of business, in the normal course of business, say against the sale of goods or rendering the services
और इन्वेस्टमेंट ऑन बिजनेस रिसोर्सेज से एफडी, मतलब इंटरेस्ट ऑन एफडी जो मिलता है, जो आपने एफडी करवा रखी है उस पे जो इंटरेस्ट आता है। नेक्स्ट कैपिटल रिसिप्ट क्या कहता है? इट इज द अमाउंट रिसीव और रिसीवेबल, मिला है और मिलेगा, अगेंस्ट द ट्रांजेक्शन विच आर नॉट अ रेवेन्यू इन नेचर। ओए होए कितनी अच्छी डेफिनेशन है। कह रहे जो पैसा मिला है और मिलेगा उस ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट जो रेवेन्यू नहीं है। आगे चलते हैं। दे आर शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ऐसा जरूरी नहीं है, उसने कहा है एग्जाम्पल है अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट और टेकिंग अ बैंक लोन। बैंक लोन लेने से, क्या लेने से बेटा? बैंक लोन लेने से, मशीन, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट को बेचने से जो पैसा आएगा वो कैपिटल नेचर रिसिप्ट है। कैसे रिसिप्ट है? कैपिटल नेचर रिसिप्ट, क्योंकि ऐसा हम बार बार नहीं करते, ये रेकरिंग इन नेचर नहीं है। आप हर साल अपनी एक मशीन नहीं बेच देते। आपका काम मशीन बेचना ही नहीं है, आपका काम तो उस मशीन से गुड्स प्रोड्यूस करके स्टॉक बेचना है। मेरी बात समझ रहे बेटा आप लोग सभी? ठीक है जी, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 वो कहता है एक्सपेंडिचर। क्या कहता है बेटा? एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? एक्सपेंडिचर बेटा 3 प्रकार के एक्सपेंडिचर होते हैं। एक होता है रिवेन्यू एक्सपेंस, एक होता है कैपिटल एक्सपेंस। एक क्या होता है बेटा? रिवेन्यू एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंस और डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या होता है बेटा? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या होता है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आओ जी पढ़ना शुरू करें। रेवेन्यू एक्सपेंस कौन सा होता है? वो खर्चा जिस खर्चे का आप बेनिफिट कंज्यूम कर लोगे, वो खर्चा जिस खर्चे का बेनिफिट कंज्यूम कर लोगे 1 साल के अंदर अंदर, वो खर्चा जिस खर्चे का आप बेनिफिट कंज्यूम कर लोगे 12 महीने के अंदर अंदर या ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के अंदर अंदर, 12 महीने के अंदर या ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के अंदर, उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंस। जैसे रेंट पेड, सैलरी पेड, वेजेस पेड, इंटरेस्ट पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, वाटर बिल पेड, इंटरनेट चार्जेस पेड, ऑडिट फीस पेड, टैक्सेस पेड, ये सभी खर्चे जिनका बेनिफिट आप 1 साल के अंदर अंदर कंज्यूम कर लोगे, वो सभी खर्चे जिनका बेनिफिट आप 1 साल के अंदर अंदर खत्म कर जाओगे, उनको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं बेटा उन्हें? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं मेरे बेटा उसे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जिस खर्चे का बेनिफिट आप 12 महीने या ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के अंदर खत्म नहीं कर सकते, उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या बोलेंगे मेरे बेटा उसको? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या बोलेंगे उसे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे परचेज ऑफ एसेट्स, परचेज ऑफ मशीन, परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ बिल्डिंग। क्या आप इन सब एसेट्स को 1 साल में यूज करके खत्म करके फेंक देते हो? नहीं सर, इन सब एसेट्स का बेनिफिट तो हमें सालों साल मिलता रहता है, सालों साल मिलता रहता है। इसका मतलब रेवेन्यू नेचर एक्सपेंस से सिर्फ खर्चा होता है और कैपिटल नेचर एक्सपेंस से क्या होती है? क्रिएशन ऑफ एसेट्स। क्रिएशन ऑफ एसेट्स, इनसे एसेट क्रिएट होती है और इससे डे टू डे खर्चा होता है। इससे क्या होता है बेटा? ये क्या होता है? सिर्फ एक डे टू डे एक्सपेंस। डे टू डे एक्सपेंस होता है। क्या होता है बेटा? ये एक डे टू डे एक्सपेंस होता है। क्या यहां तक आप सभी लोगों को बात समझ में आई? सर इसमें एक एग्जांपल और है, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। मैंने बैंक से 10 लाख का लोन लिया था, मैंने वो वापस कर दिया, तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि ऐसा काम हम रोज रोज नहीं करते। रोज रोज हम बैंक को 10-10 लाख रुपए वापस नहीं कर रहे होते। मेरी बात समझ रहे हो? रेवेन्यू खर्चा वो खर्चा जिस खर्चे का बेनिफिट आप कंज्यूम कर जाओगे 1 साल के अंदर अंदर, 12 महीने के अंदर अंदर, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के अंदर अंदर। एग्जाम्पल रेंट पेड, सैलरी पेड, वेजेस पेड, पावर बिल पेड, इंश्योरेंस प्रीमियम्स पेड, ऑडिट फीस पेड, टैक्सेस पेड और दुनिया भर के जितने खर्चे होते हैं डे टू डे,
कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से खर्चे होते हैं? वो खर्चे जिनकी वजह से एसेट क्रिएट होती है, जिनकी वजह से लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कम हो जाती हैं, वो खर्चे जिनका बेनिफिट हमें सालों साल मिलता रहता है असेट्स के रूप में, असेट्स के रूप में, जैसे परचेज ऑफ मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग एक्सेट्रा। गॉट इट? आओ जी एक बार इसको बुक से रीड कर लें, आओ जी एक बार इसको बुक से रीड कर लें। क्या कहता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ते हैं एक बार। कहता है इट इज एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू एक्वायर, ये खर्चा किया जाता है इनकर्ड टू एक्वायर असेट्स और इंप्रूवमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग एसेट। हाँ, एक एग्जांपल और समझ आ गया, इंप्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट। सर जी मेरे पास एक एसी है, वो 1 टन का है। 1 टन समझते हो? टन मींस उसके अंदर लगा हुआ कंप्रेसर की पावर, वो एक छोटे कमरे को ही ठंडा कर सकता है। ठीक है जी, वो मेरा एसी है। मैं उसे हर साल में लगभग 2 से 3 बार, हर बार 2-3 महीने बाद सर्विस करवाता हूं। क्या करवाता हूं? उसकी सर्विस। भैया आते हैं, एसी उतारते हैं, वॉश करते हैं, चेक करते हैं, दोबारा से फिट करते हैं, चले जाते हैं, 500 रुपए लेते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या कहलाएगा बेटा? ये क्या कहलाएगा मेरे बेटा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्या कहलाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंस, डे टू डे एक्सपेंस है। सर एक दिन मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, मैं कहा यार इस एसी में तो मजा ही नहीं आता, बात ही नहीं बनती, नए एसी लेने के पैसे नहीं थे। मैंने एसी वाले भैया को बुलाया, मैं कहा भैया काम करो, क्या हम इस एसी को बड़ा बना सकते हैं? कह रहा भाई साहब बिल्कुल बना सकते हैं। मैं कहा क्या करोगे? कहता जो इसका छोटा वाला कंप्रेसर है ना, छोटे वाला कंप्रेसर, वो जो 1 टन का है उसे मैं निकाल देता हूं, उसकी बजाय मैं इसमें 2 टन का कंप्रेसर लगाता हूं, फिर देखना ये कितनी स्पीड से और कितनी जल्दी आपके रूम को ठंडा कर देगा, चाहे उसमें 10 बच्चे बैठे हो, चाहे उसमें 20 बच्चे बैठे हो। मैंने कहा पक्का ऐसा हो जाएगा? कह रहा सर पक्का हो जाएगा। मैं कहा खर्चा बोलो। कह रहा 8,000 रुपए। कितने पैसे लगेंगे? 8,000। मैंने कहा कर दे भैया, नया एसी तो 40,000 का आता है। उसने कर दिया, उसने चेंज कर दिया भाई कंप्रेसर क्या कर दिया? चेंज। अब बताओ ये जो 8,000 रुपए हमने खर्चे हैं, क्या है ये? रेवेन्यू एक्सपेंस है कि कैपिटल एक्सपेंस है? सर कैपिटल एक्सपेंस है। वो खर्चा जिसकी वजह से मेरी असेट इंप्रूव हो गई, जिसकी वजह से मेरी असेट क्या हो गई? इंप्रूव। सर इंप्रूव का मतलब क्या है? इंप्रूव का मतलब है उसकी कैपेसिटी बढ़ गई, उसकी कैपेसिटी बढ़ गई, उसकी वैल्यू बढ़ गई, उसकी परफॉर्मेंस बढ़ गई, उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई, उसकी लाइफ बढ़ गई। मेरी बात को याद रखना बेटा, यदि खर्चे को करने की वजह से असेट पे किया गया खर्चा, असेट पे किया गया खर्चा, उस खर्चे की वजह से असेट की लाइफ, परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, लाइफ, वैल्यू बढ़ती है, तो वो खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा, वो खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। और यदि ऐसा नहीं हो रहा, यदि वो उसका डे टू डे रेवेन्यू खर्चा है, सर्विस करवाने का खर्चा है, तो वो सिर्फ एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। वो सिर्फ क्या है बेटा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आओ 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 ध्यान से देखो आज एक मेरी बात को ध्यान से सुनना। जब हम एसी की सर्विस करवा रहे हैं तो एंट्री करेंगे रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बात समझ रहे हो? पर जब हम एसी का कंप्रेसर चेंज करवा रहे हैं, 8,000 रुपए खर्च कर रहे हैं। कितने रुपए खर्च कर रहे हैं? 8,000 रुपए। ये एंट्री तो 500 की थी। जब हम 8,000 रुपए खर्च कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे एसी अकाउंट डेबिट, नहीं, एयर कंडीशनर अकाउंट डेबिट। यदि एसी अकाउंट लिखता तो अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते, कहते एसी डेबिट क्या है ये? एयर कंडीशनर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए खर्च हो गए हमारे बेटा? 8,000 रुपए खर्च हो गए। मेरी बात को पकड़ पा रहे हो आप लोग? दोनों बार खर्च किए थे, दोनों बार एक ही व्यक्ति को दिए थे, दोनों बार उसी मैकेनिक को पैसे दिए थे, एक बार 500, एक बार 8,000। सर कैसे बाइफिकेट करा कि वो रेवेन्यू एक्सपेंस है और वो कैपिटल एक्सपेंस है? इस बेसिस पे हमने उसको डिफरेंशिएट करा। ये खर्चा रेगुलर है, रेकरिंग इन नेचर है, डे टू डे खर्चा है। ऐसा खर्चा करने की वजह से सिर्फ उसकी चल रहा है, बस वो उसका डे टू डे खर्चा है, इसलिए रेवेन्यू नेचर खर्चा है। और सिर्फ हमने क्या डेबिट किया? रिपेयर मेंटेनेंस डेबिट टू कैश किया।
पर जब हमने उसका कंप्रेसर चेंज करवा दिया, जब हमने उसका कंप्रेसर चेंज करा दिया, तो भाई साहब उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, उसकी लाइफ बढ़ गई, और कल को बेचने पर उसकी रीसेल वैल्यू भी बढ़ गई। तो ये क्या कहलाएगा? ये कैपिटल नेचर खर्चा है, असेट क्रिएट हुई है, इसलिए मैंने एयर कंडीशनर अकाउंट डेबिट कर दिया। मेरे पास बेटा मेरे पास एक बाइक है, छोटी सी प्लैटिना, मतलब छोटी सी बाइक है प्लैटिना, वो तेज नहीं चलती। मैं कहा तेज चला रही है, क्या करूं, बाइक नहीं लूं? मैं कहा नहीं। मैंने उसका इंजन निकलवाया और उसकी जगह ना बुलेट का इंजन लगवा दिया। अब भाई साहब वो मेरी जो पतली सी मोटरसाइकिल थी ना, छोटी सी, अब वो एकदम चलती है 100-110 की स्पीड पे भी, बहुत तेज चलती है, बहुत मजा आता है उसको चला के, बहुत मजा आता है उसको चला के बेटा। अब वो 110-20 की स्पीड पे दौड़ती है, क्या है? रेवेन्यू, कैपिटल। कैपिटल पंचर लगवाया तो रेवेन्यू। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। हमारे घर है, हमने उसमें व्हाइट वॉश करवाया, रेवेन्यू। व्हाइट वॉश करवाया, हम हर साल अपने घर में व्हाइट वॉश करवाते हैं अच्छा दिखने के लिए, रेवेन्यू। एक बार हमने क्या किया, हमारे 2 स्टोरी थी, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर। अब हमने क्या किया, अब हमने उसके ऊपर 2 फ्लोर और लेंटर डाल के पूरे फ्लोर्स बना दिए, रूम वूम ड्राइंग रूम अच्छे अच्छे बना दिए। क्या है ये? कैपिटल नेचर खर्चा। उसकी घर की बिल्डिंग की कैपेसिटी बढ़ गई। पहले 2 फ्लोर पर लोग रह सकते थे, अब 4 फ्लोर में रह सकते हैं। पहले घर हमारा बिकता था 1 करोड़ 5 लाख का, अब बिकता है 1 करोड़ 90 लाख और 2 करोड़ का। बात समझते हो? वैल्यू बढ़ जाना। रेवेन्यू नेचर खर्चा एक्सपेंस कंसीडर होगा, और कैपिटल नेचर खर्चा असेट क्रिएट करेगा। और मैंने आपको बताया था कि असेट को जब खरीदते हैं तो उस टाइम पे सभी खर्चे कौन से खर्चे होते हैं? कैपिटल नेचर। कौन से होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई होप सो आपको यहां तक काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेटा हम आज नहीं पढ़ेंगे, फिर किसी और दिन पढ़ लेंगे, पर आज नहीं पढ़ेंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बहुत बोलना पड़ेगा इसके लिए मेरे को, ठीक है? एक दिन आपको जरूर अलग से पूरा बता दूंगा। आज हमने 2 ही पढ़े, रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई होप आपको यहां तक सारा अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है? बुक से आप रीड खुद से कर लेंगे, मैं रीड आज नहीं। एक्सपेंसेस माने की खर्चे, माने की खर्चे। सर एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस में क्या फर्क है? एक्सपेंडिचर रेवेन्यू और कैपिटल दोनों हो सकते हैं, और एक्सपेंस सिर्फ रेवेन्यू होंगे। एक्सपेंस सिर्फ क्या होंगे? रेवेन्यू। एक्सपेंसेस की बात हो रही है वो खर्चे जिनका बेनिफिट आप कंज्यूम कर लेते हो 1 साल के अंदर अंदर, जो डे टू डे खर्चे हैं, जो रेवेन्यू नेचर खर्चे हैं, जिन खर्चों को हम कर रहे हैं अपने बिजनेस के स्मूथ ऑपरेशन एंड रनिंग के लिए। किसके लिए कर रहे हैं बेटा? अपने बिजनेस की स्मूथ ऑपरेशन एंड रनिंग के लिए कर रहे हैं। 2 प्रकार के होते हैं, कौन से बेटा? आउट स्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और दूसरे कौन से होते हैं बेटा? प्री पेड एक्सपेंसेस। क्या होते हैं? आउटस्टैंडिंग। मैंने आपको बताया था ना, खर्चे से पहले क्या लेते हैं? बेनिफिट। फिर क्या करते हैं बेटा हम? खर्चे की पेमेंट। आउटस्टैंडिंग वो होता है जिसका बेनिफिट तो ले लिया पर पेमेंट नहीं करी, बेनिफिट तो ले लिया पर पेमेंट नहीं करी। प्रीपेड क्या होता है? जिसकी पेमेंट तो कर दी पर अभी बेनिफिट कंज्यूम नहीं किया। ये क्या है? इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं एक्सपेंस विच इज ड्यू बट नॉट पेड। एक्सपेंस विच इज ड्यू बट नॉट पेड, इसे क्या बोलते हैं? अच्छा ये हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए एक्सपेंस होने के साथ साथ एक कर्ज है, क्योंकि पैसे नहीं दिए। मजे तो ले लिए पर पैसे नहीं दिए। मजे तो ले लिए, बेनिफिट तो एंजॉय कर लिया पर पैसे नहीं दिए। दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। प्रीपेड मतलब एक्सपेंसेस विच इज पेड, जो पेड कर दिए, पेड बट नॉट ड्यू, ड्यू नहीं हुए। तो सर ये हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए एसेट्स है। ये हमारे लिए क्या है बेटा? एसेट्स है। ये हमारे लिए क्या है बेटा? एसेट्स है। ये हमारे लिए क्या है मेरे बेटा? एसेट्स है। उम्मीद है आपको यहां तक सारी बात अच्छे से क्लियर होगी। बच्चे कह रहे हैं यस सर। बच्चे कह रहे हैं सर एक काम कर दो। मैंने कहा बोलो बच्चों बोलो, क्या करना है? तुम्हारे लिए तो हम जान देने को तैयार है, तुम छोटे मोटे काम बोल रहे हो। बच्चे कह रहे हैं एक बार रिवाइज करवा दो कि अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होता था। मैं कहा लो यार कैसी बात कर रहे हो, अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होता था? याद करो,
एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यही थी इक्वेशन, मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूं, एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। याद करो, यदि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा, कैसा एक्सपेंस होगा, आउटस्टैंडिंग, तो लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, और खर्चा है इसलिए कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। खर्चा है तो इसलिए ओनर के अकाउंट में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और लायबिलिटी में क्या हो जाएगा बेटा, ऐड हो जाएगा। खर्चा है इसलिए कैपिटल में से माइनस, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी में ऐड हो जाएंगे। यदि प्रीपेड एक्सपेंस होगा तो क्या करेंगे, मैंने कहा सर फिर तो और भी आसान है, असेट में हमारे पास कैश होगा और एक असेट होगी प्रीपेड एक्सपेंस की, तो कैश हमारे पास से चला जाएगा और प्रीपेड एक्सपेंस की हमारी असेट क्रिएट हो जाएगी। दैट्स इट, इतना सिंपल था ये। याद करो, अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने यही पढ़ा था। बच्चे कह रहे हैं सर एक काम और कर दो, मैं कहा बोलो बेटा अब क्या करना है। बच्चे कह रहे हैं सर इसकी जर्नल एंट्री कर दो, मैं कहा ये लो यार बहुत आसान है। एंट्री क्या होती है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंस को डेबिट कर लो और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को क्या कर दो बेटा, क्रेडिट कर दो। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, गॉट इट, यहां तक समझ आता है। बच्चे कह रहे हैं यस सर, बट ठीक है, एक्सपेंस को डेबिट क्यों किया, क्योंकि खर्चा है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि लायबिलिटी है। एक्सपेंस को डेबिट करते हैं और लायबिलिटी को क्रेडिट करते हैं। देखो सर प्रीपेड एक्सपेंस में क्या एंट्री होगी, एंट्री होगी प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट, ये एंट्री होगी जी। प्रीपेड एक्सपेंस क्या है बेटा, एसेट है, डेबिट करेंगे। एक्सपेंस को क्रेडिट क्यों किया है, एक्सपेंस को कम करने के लिए, एक्सपेंस को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि खर्चा कन्वर्ट हो गया एसेट में, खर्चा कन्वर्ट हो गया एसेट में। यदि आप ये थ्योरी अकाउंटिंग इक्वेशन और जर्नल एंट्री से पहले देख रहे हो तो ये आपको नहीं देखना, नहीं समझना, नहीं समझ आएगा। यदि आप ये थ्योरी देख रहे हो अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर करने के बाद और जर्नल एंट्री का चैप्टर करने के बाद, तो आपको ये सारी बात समझ में आ रही होगी। गॉट इट? क्या आप सभी लोगों को इतनी बात समझ में आ रही है मेरे बेटा को? क्या आप सभी लोगों को इतनी बात समझ में आ रही है? बच्चे कह रहे हैं यस सर, हमें आपकी यहां तक सारी बात समझ आ गई। टाटा, बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल। आज के लिए इतना सा ही था। आज हमने 9 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए। 10th क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। टाटा, बाय बाय, सी यू फाइनली बेटा।